नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब बजट में नेहरू और इंदिरा गांधी का जिक्र आ जाए तो समझिए कि बजट में कुछ था ही नहीं। जो कुछ भी था उससे ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बजट की चर्चा में नेहरू को ले आए हैं। जल्दी ही वक्फ बिल की चर्चा शुरू हो जाएगी और लोग भूल जाएंगे कि बजट पेश भी हुआ था। देश हिंदू मुस्लिम डिबेट में समा जाएगा। 3 फरवरी को पहली बार $1 ₹87 के पार चला गया। रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है और बाजार का गिरना जारी है। जिस मिडिल क्लास के टैक्स बचे हैं उसका पैसा शेयर बाजार में स्वाहा हो रहा है। आपकी कमाई और आपकी बचत में आग लगी है और मीडिया आपको बजट की खबरों से यकीन दिलाने में लगा है कि मिडिल क्लास के अच्छे दिन आ गए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक। बजट के अगले दिन छपे अखबारों का हाल यह है कि अगर वित्त मंत्री इस साल बजट पेश नहीं करती तब भी ये अखबार बजट की तारीफ में 50-50 लेख छाप देते। जिस तरह से 12 लाख की सालाना आमदनी पर जीरो टैक्स के फायदे को लेकर रिपोर्टिंग हुई है, अखबारों में स्पेशल पेज बने हैं, एक्सपर्ट ने लिखा है, उसे देखकर लगता है कि बजट के दिन अखबार के दफ्तर में जो भी मौजूद था उससे इसके फायदे पर लेख लिखवा लिया गया है। उम्मीद है बिजनेस अखबार के दफ्तर में ज्यादातर लोग 1 लाख महीना कमाते होंगे। जितना पेपर में जश्न है उतना अखबार के दफ्तर में भी जश्न होगा। किसी को गिनना चाहिए कि 12 लाख की आमदनी पर जीरो टैक्स के फायदे को लेकर कितने न्यूज आइटम छपे हैं और कितने अलग अलग प्रकार के लोगों ने लिखा है। मोदी सरकार के दौर में तारीफों का एक पैटर्न है। सरकार की तारीफ होती एक ही है, बस उसे दोहराने वाले हजार हो जाते हैं। इसलिए सरकार की तारीफ बोरिंग हो जाती है और संदेह होता है क्योंकि उसमें कोई वैरायटी नहीं होती। 12 लाख की सालाना आमदनी पर जीरो टैक्स को लेकर आप 100 लेख पढ़ जाइए, सब में एक ही बात दोहराई गई है। बजट के दिन बाजार समझ गया था कुछ तो गेम है, उसे तब भी भरोसा नहीं हुआ। 3 दिन बाद सोमवार को उसकी घबराहट से पता चल गया, बाजार को अब भी भरोसा नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी दिल्ली की चुनावी सभा में बजट की तारीफ बिना इंदिरा गांधी और नेहरू के नहीं कर सके। बस यह बताना भूल गए कि इंदिरा गांधी के समय टैक्स के 11 स्लैब हुआ करते थे और मोदी जी के समय टैक्स के स्लैब बढ़ते बढ़ते 10 तक संख्या पहुंच गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंदिरा गांधी के समय 12 लाख कमाने वाले को 10 लाख का टैक्स देना पड़ता था। इंदिरा गांधी के समय के 12 लाख और 50 साल बाद के 12 लाख में कितना अंतर हो जाता है। उनके बयान पर आर्थिक पत्रकार M.K. वेणु ने कहा है सरासर झूठ है। वेणु ने लिखा है कि इंदिरा गांधी के समय मिडिल क्लास पर टैक्स एक तरह से लगता ही नहीं था। 1964 में जो सबसे अमीर लोग थे उन पर 90% का टैक्स था। वेणु लिखते हैं कि कैबिनेट मंत्री भी इस झूठ को दोहरा रहे हैं। इंदिरा गांधी के समय मिडिल क्लास पर कभी भी 90% टैक्स नहीं था। इस बजट को आज देखें, अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आप आज इंदिरा जी का जमाना होता तो 12 लाख की कमाई पर आप करीब करीब सुनकर के चौंक जाएंगे। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते। उनके जमाने में ये था, इसलिए मैं समझा रहा हूं। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता। अब भाजपा सरकार के कल के बजट के बाद साल में 12 लाख रुपया कमाने वाले को 1 रुपया भी टैक्स का देना नहीं पड़ेगा।
हर किसी को पता है कि यह हिसाब गलत है, लेकिन इसे बार बार दोहराया जाएगा। बाकी का काम अंकिल कर देंगे हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में। नेहरू के समय जो 12 लाख कमाता था वो सबसे अमीर होता था, गिनती के लोगों में था। आज 12 लाख कमाने वाला मिडिल क्लास कहला रहा है। 1 लाख रुपए में उसका घर नहीं चल पा रहा, कुछ खरीद नहीं पा रहा, कुछ खरीद सके इसलिए उसे टैक्स की छूट दी गई है। कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने लिखा है, आज के 12 लाख रुपए नेहरू के समय में 12,000 के बराबर थे, इंदिरा गांधी के समय 40,000 के बराबर हुए और अटल बिहारी वाजपेयी के समय 52,000 के। प्रधानमंत्री मोदी सोचते हैं कि आजादी के समय से 12 लाख का वही मूल्य है। क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू के जमाने के 12 लाख की बात की? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 1947 में कितने लोगों के पास 12 लाख होता था जो एक साल में कमाते थे? गिनती के लोग होंगे। तब तो यह भी बता दीजिए कि नेहरू के समय रुपया पाउंड के बराबर हुआ करता था। 1964 में जब नेहरू का निधन हुआ तब $1 4 रुपये 76 पैसे का था। आज मोदी के समय $1 87 रुपए से अधिक का हो गया। क्या इस पर भी कभी बहस होगी? मूल बात है कि ट्रंप के डर से सरकार ने बजट में पहले ही हार्ले डेविडसन बाइक के आयात पर शुल्क घटा दिया। इससे ध्यान भटकाने के लिए नेहरू को बहस में लाया गया होगा। प्रधानमंत्री मोदी लगता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के राष्ट्रीय वाइस चांसलर बन गए हैं। $1 87 रुपए से अधिक का हुआ, इस पर चर्चा नहीं। बाजार से आम निवेशकों के 70 लाख करोड़ रुपए पिछले 4-5 महीने में स्वाहा हो गए, कोई चर्चा नहीं। अब जब नेहरू की एंट्री हो गई है तो हमें लगा कि एक बार फिर से बजट पर वीडियो बनाते हैं और उन बातों को खोज कर लाते हैं जो दबी जुबान में कही जा रही हैं या जिन्हें नहीं कहा जा रहा है। मगर पहले बात बजट में ट्रंप के डर की जरूरी है, जिसकी बात नहीं की जा रही है। बहुत मुश्किल से खोजने पर यह न्यूज आइटम मिला। कायदे से इसे पहले पेज की हेडलाइन के तौर पर छापा जाना चाहिए था कि ट्रंप की धमकी का असर इस बजट पर दिख गया। सरकार ने बड़े इंजन की बाइक पर आयात से शुल्क घटा दिया, जिसमें हार्ले डेविडसन समेत अन्य कंपनियां भी आती हैं। हार्ले डेविडसन के इंजन पर कभी 100% आयात शुल्क था, फिर 75% हुआ। आपको याद होगा ट्रंप ने धमकाया तो अब सरकार ने 30% कर दिया। राष्ट्रपति चुनाव के समय भी ट्रंप ने यह मुद्दा उठाया था और भारत का नाम लिए बिना कहा था कि एक देश में 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी, जिससे हार्ले डेविडसन को बाहर के बाजारों में मोटरसाइकिल बेचने में मुश्किलें आ रही थी। तो सरकार जितना मिडिल क्लास से नहीं घबराई थी, उससे ज्यादा तो ट्रंप से घबराई लगती है और उनके एक्शन लेने से पहले ही 1600 सीसी से कम और अधिक की क्षमता वाली मोटरसाइकिल से आयात शुल्क घटा देती है। बड़ी बाइक पर 50 की जगह 30% शुल्क होगा और छोटी बाइक पर 40% आयात शुल्क लगेगा। 10 से 20% की राहत ट्रंप जी को दे दी गई और यह खबर आपको या तो ठीक से नहीं बताई गई या किसी किनारे 100 खबरों के बीच छाप दी गई। क्या यह खबर हेडलाइन के लायक नहीं थी? सारी दुनिया में ट्रंप के टैरिफ वाद को लेकर हलचल है। भारत में ट्रंप के एक्शन लेने से पहले ही 20% आयात शुल्क कम कर दिया गया। यह कितने लोगों के फायदे के लिए किया गया? एक हार्ले डेविडसन 3 लाख से लेकर 50 लाख तक की आती है। इसे सस्ता करने से क्या वह मिडिल क्लास बहुत खुश हो जाएगा, जिसके लिए अभी अभी 12 लाख की सालाना आमदनी पर टैक्स जीरो किया गया है? कहां है इसके फायदे पर लेख लिखने वाले एक्सपर्ट? अखबारों में बजट के कवरेज और कुंभ के कवरेज दोनों में आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा। कुंभ का कवरेज याद कीजिए, कोई भी चैनल हो, कोई भी अखबार हो, सब में जमकर तारीफ हो रही थी। यह हो गया है, वो हो गया है, और यह खबर गायब थी कि आम जनता को घाट तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर पैदल चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उसकी हालत रास्ते में खराब हो रही थी। आम जनता के लिए ट्रैफिक वन वे कर दिया गया तो उसे एक तरफ से घाट तक पहुंचने और घाट से वापस निकलने में कई कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। उसकी हालत खराब होती रही, गोदी मीडिया रील बनाता रहा। आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में जाकर देखिए, लोग 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चलने की पीड़ा बयान कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा शक करना चाहिए कि 12 लाख तक की सालाना आमदनी पर जीरो टैक्स के
इतने फायदे बताए जा रहे हैं, कहीं कुंभ के कवरेज जैसा हाल तो नहीं होगा? क्या वाकई भारत की सुस्त पड़ चुकी अर्थव्यवस्था में इससे जान फूंक दी जाएगी? अखबारों में केवल एक घोषणा को लेकर बम बम है, जैसे इसके अलावा कुछ और है नहीं बम बम के लिए। इतने सारे न्यूज आइटम, लेख, विश्लेषण की टैक्स छूट से लाभ मिलने वाला है। लाभ क्या मिलने वाला है? जब आप इसे खोजेंगे तो पता चलेगा। लिखने वाला भी थक गया है, शक कर रहा है। सभी के पास एक दो बातें हैं, बस लेख में गहनों का फोटो छाप दिया गया है, कार का फोटो, उपभोक्ता चीजों का फोटो लगा दिया गया है। इन्हीं लेखों में दबी जुबान में कहा जा रहा है, आप खुद से समझ लीजिए, हम तो नहीं कह सकते कि खास फायदा होगा नहीं। होगा तो अभी से नहीं, अप्रैल से होगा या दिवाली में दिखेगा। Universal problem that we have faced is that we have not been able to tackle the problem of unemployment. No, neither the UPA government nor today's NDA government has given a clear-cut answer to the youth of India about employment. I don't think anybody in this room will disagree with me. I'll give a little statistic for the Prime Minister. The Prime Minister, something I would agree with directionally. The Prime Minister proposed the Make in India program. I think a good idea. We saw the statues, we saw the functions, we saw the so-called investment, and the result is right in front of you. Manufacturing fell from 15.3% of GDP in 2014 to 12.6% of GDP today. That is the lowest share of manufacturing in 60 years. I'm not even blaming the Prime Minister, because I think it would not be fair to say he didn't try. I could say that the Prime Minister tried, and I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed, because manufacturing went from 15.3% of GDP to 12.6%. हमने कई लेखों का अध्ययन किया और अपना टाइम बेकार किया। जो कुछ मिला उनका सार आपके लिए निकाल लाया हूं। आपने नोट किया होगा, इस बार वित्त मंत्री ने एनेक्स्चर का खूब नाम लिया। अभी तक किसी योजना का बजट बढ़ता था तो उसकी पूरी राशि जोर शोर से बताई जाती थी, तालियां बजती थी, लेकिन इस बार वित्त मंत्री ने ऐसा नहीं किया। अब आपके स्क्रीन पर दो नंबर हैं, एक मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के और दूसरा आयकर रिटर्न भरने वाले लोगों के। क्या आप जानते हैं वित्त वर्ष 2024 में 8 करोड़ 32 लाख लोगों ने मनरेगा में काम किया। उसके एक साल पहले 8 करोड़ 75 लाख से अधिक लोगों ने मनरेगा में काम किया और 2024 में 7.5 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न भरा। मनरेगा की संख्या बड़ी है, तब भी हेडलाइन से मनरेगा गायब है। मिडिल क्लास भरा पड़ा है, मनरेगा की मजदूरी नहीं बढ़ी, ना मनरेगा का बजट बढ़ा है। दिसंबर 2024 की लोकसभा की स्थायी समिति की रिपोर्ट है, 2008 से मनरेगा के तहत मिलने वाला वेतन काफी कम है और महंगाई के अनुपात में नहीं बढ़ा है। श्रम मंत्रालय को कई बार कहा गया मनरेगा का वेतन महंगाई के साथ साथ बढ़े, मगर ऐसा नहीं हुआ। इंडेक्सेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिस कारण महंगाई के मुकाबले वेतन नहीं बढ़ा। यह सब संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में है। मनरेगा को लेकर पहले पेज पर आपको ज्यादातर अखबारों में खबर नजर नहीं आएगी कि महंगाई और मुद्रास्फीति की मार झेल रहे मनरेगा के मजदूरों को इस बार कुछ नहीं मिला। क्या इन मजदूरों के जीवन में महंगाई नहीं, ना तो पर्याप्त काम मिल रहा है और ना ही पैसा, इस पर कोई चर्चा नहीं। 8 करोड़ से अधिक लोग मनरेगा में काम पाते हैं, उनके फायदे की कोई बात नहीं। करीब 8 करोड़ लोगों ने वित्त वर्ष 2024 में टैक्स रिटर्न भरा। इनमें से करीब 5 करोड़ लोगों ने जीरो टैक्स का रिटर्न भरा। अब कहा जा रहा है कि 12 लाख की सालाना आमदनी पर जीरो टैक्स कर देने से 6 से 7 करोड़ लोग टैक्स नहीं देंगे। एक तरह से सरकार ने 1 लाख महीना कमाने वालों को मिडिल क्लास मान लिया। 1 लाख से अधिक कमाने वाले अब किस क्लास में आएंगे, नए जुमले का इंतजार कीजिए। उन्हें अमीर कहा जाएगा, वित्त मंत्री से पूछ लीजिए।
इस बजट के पहले तक सरकार अपना सीना फुलाया करती थी कि टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ गई है। इन खबरों की अब कोई बात नहीं हो रही। उस समय भी कुछ लोग सरकार के इन दावों की पोल खोलते थे कि रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़ी है। जो रिटर्न भर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं कि वास्तविक टैक्स देने वालों का भी नंबर बढ़ गया है। आयकर रिटर्न भरने वालों में ज्यादा बड़ी संख्या जीरो टैक्स वालों की है। किसी को पूछना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आयकर दें, उस लक्ष्य का क्या हुआ और अब क्या होगा। जुलाई 2024 में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष कर, भारत के टैक्स नेट का विस्तार करना ही होगा। तो 6 से 7 करोड़ लोग अब टैक्स नहीं देंगे। उनकी जगह पर टैक्स देने वाले नए लोग कहां से लाए जाएंगे। वित्त मंत्री का वह पुराना बयान आपको सुनाना चाहता हूं। It is not just because we've mentioned it in this budget, but the attempt to widen the tax net is something which we've been repeatedly saying, that India's tax net will have to be widened, whether it is in the direct taxation or indirect. जुलाई 2024 में वित्त मंत्री टैक्स के दायरे में और लोगों को लाने की बातें कह रही हैं। जनवरी में इस पर कोई बात नहीं कर रही। 6 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि सरकार ने करोड़ों करदाताओं को जीरो टैक्स का उपहार दिया। 2024 का बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने करदाताओं की तारीफ करते हुए कहा था, पिछले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रहण 3 गुना अधिक हुआ है और रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी है। मगर इस बजट के बाद कम लोग ही टैक्स देने वाले रह जाएंगे, वास्तविक टैक्स देने वाले। इसके बाद भी हिसाब देखिए और हिसाब जानने वालों का हिसाब कीजिए, दोनों देखिएगा तो कोई नहीं बता रहा है कि जीरो टैक्स वालों की संख्या 6 से 7 करोड़ हो जाएगी। तो फिर किस हिसाब से सरकार की 100 रुपए की कमाई में 22 रुपया पर्सनल टैक्स से आ रहा है, कॉरपोरेट से मात्र 17 रुपया आ रहा है। यही नहीं, 2026 के वित्त वर्ष में पर्सनल इनकम टैक्स की वसूली का लक्ष्य 33% अधिक होने की बात कही गई है। तो यह कैसे होगा। यही नहीं, लक्ष्य के हिसाब से सरकार की कमाई में कॉरपोरेट की हिस्सेदारी 4% घटेगी। अगर आयकर कम हो रहा है, कॉरपोरेट टैक्स बढ़ नहीं रहा है, तब 1.81 लाख करोड़ अधिक वसूली का टारगेट कैसे पूरा होगा। पिछले साल की तुलना में 14% अधिक टैक्स की वसूली किसके जेब से होने वाली है और कैसे होगी। अनिंद्यो चक्रवर्ती ने अपने ब्लॉग पर लिखा है कि पिछले साल ही लक्ष्य से ज्यादा टैक्स वसूला गया, तो अगले साल और ज्यादा टैक्स कैसे वसूल रहे हैं। क्या सरकार और नए लोगों को टैक्स देने के दायरे में लाएगी या कुछ ऐसा हिसाब लगाएगी, इधर से टैक्स कम किया, उधर से टैक्स वसूल लिया। इस तरह के सवाल कुछ लेख में तो दिखे, मगर ज्यादातर ने इसे बड़ा सवाल नहीं बनाया। जबकि 40% लोग जो टैक्स रिटर्न भरते हैं टैक्स नहीं देंगे, जीरो टैक्स देंगे। किसी को समझ नहीं आ रहा कि 1 लाख करोड़ का टैक्स माफ किया गया है और अगले साल 1.81 लाख करोड़ टैक्स अधिक आएगा। यह होगा कैसे। क्या लोगों की सैलरी बढ़ने वाली है, मजदूरी बढ़ने वाली है। बिना सैलरी बढ़े, मजदूरी बढ़े, टैक्स का संग्रह कैसे ज्यादा होगा। सरकार का ही आंकड़ा है कि कॉरपोरेट का मुनाफा 15 साल में उच्चतम स्तर पर है, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी। अब तो एआई का भूत मंडरा रहा है, लोग निकाले जा रहे हैं। इसका पता अमेरिका से चल जाता है, भारत से नहीं चलता। ऐसी खबरें बाहर नहीं आती कि एआई के कारण भारत में कितने लोगों की छटनी हो गई है, होने वाली है, या काम के अवसर घट गए। 2 ही बातें हो सकती हैं, एक कि एआई के कारण कहीं भी नौकरी कम नहीं हो रही, या अगर अमेरिका में हो रही है तो भारत में भी हो रही होगी। तब सैलरी कहां से बढ़ रही है। अगर सैलरी घट रही है तो इस टैक्स छूट का क्या मतलब रह जाता है। कुछ लेख में बहुत सावधानी से एक्सपर्ट ने इसे उजागर किया है कि 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में 6 करोड़ लोगों की आमदनी पर जीरो टैक्स लगेगा। उस अनुपात में यह कोई बड़ी बात नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि यह छोटा सा तबका है जिसे राहत दी गई है, जिसके हाथ में पैसा आया है, लेकिन अभी भी आबादी का बड़ा हिस्सा बेहद कम कमाई के काम में लगा है, उसका गुजारा नहीं चल पा रहा, तो उसे कोई फायदा नहीं है। 7 करोड़ लोगों की राहत को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।
लोगों के पास पैसे नहीं है। 2-3 करोड़ लोगों के हाथ में 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक एक साल में आएंगे, लेकिन क्या वो काफी होगा कि वे खर्च शुरू कर देंगे? बाजार में मांग बढ़ जाएगी। एक तर्क पढ़ने को मिला कि सेंटीमेंट का भी रोल होता है, पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे, लेकिन इसी तर्क से यह बात गायब है कि एआई की छटनी के कारण, अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण सैलरी भी तो नहीं बढ़ेगी। तो उस हाल में लोग इस 1 लाख को बचाना चाहेंगे, तब भी उनका सेंटीमेंट खर्च करने का होगा। आपकी नौकरी जाने वाली है, सैलरी बढ़ने की उम्मीद नहीं, तो आपको टैक्स की छूट से 70,000 से लेकर 1.25 लाख तक एक साल में जो फायदा हो रहा है, उसे आप बचाना चाहेंगे या खर्च करना चाहेंगे? ना तो यह सवाल किसी लेख में मिला, ना कोई इस पर बात करना चाहता है। हर अखबार में इसे जरूर बड़ा किया गया है कि उपभोग सुस्त हो गया है, इसमें जान डालने के लिए टैक्स में छूट दी गई। पिछले वित्त वर्ष में उपभोग की हिस्सेदारी जीडीपी की 8.2% थी। मौजूदा वित्त वर्ष में उपभोग की हिस्सेदारी घटकर 5.3% पर आ गई है। इसी के साथ सरकार भी खर्च कम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर पिछले साल कम खर्च हुआ। अगर सरकार कम खर्च करेगी तो कई सेक्टर में मांग धीमी होगी। कोई यह नहीं बताता कि 2019 में कॉरपोरेट का टैक्स घटाया गया, 1 लाख करोड़ तक हर साल कॉरपोरेट को फायदा हुआ। इसके बाद भी कॉरपोरेट का निवेश नहीं बढ़ा, तो 1 लाख करोड़ की छूट देने पर पहले ही साल में उपभोग में कौन सा क्रांतिकारी उछाल आ जाएगा और कैसे आ जाएगा? उपभोक्ता सामान बनाने वाली एफएमसीजी कंपनियों का बयान दिख रहा था। सबके उत्साह में साफ दिख जाता है कि बनावटी है, सरकार को खुश करने के लिए कुछ बोला जा रहा है। ये वो कंपनियां हैं जो पिछले कुछ दिनों तक छोटे छोटे पाउच में अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थीं। महंगाई के कारण इनकी लागत बढ़ गई है, तो ये अपना मुनाफा बनाए रखने के लिए दाम भी बढ़ा रही हैं और पाउच का आकार छोटा कर रही हैं ताकि लोग खरीद सकें। अब आप देखिए, इस दुकान पर बिस्किट के कितने पैकेट हैं जिन पर 20% ज्यादा, 33% ज्यादा लिखा है। पैकेट छोटा होता जा रहा है और बिस्किट मिल रहा है 33% ज्यादा। जिस बिस्किट के छोटे पैकेट नहीं आते थे, उसके भी अब छोटे पैकेट आने लगे हैं। यह बता रहा है कि कंपनियों के लिए बेचना मुश्किल हो रहा है, लोगों के लिए खरीदना मुश्किल। एफएमसीजी की बिक्री उन पैकेट में हो रही है जिनके दाम 5 रुपए से लेकर 20 रुपए। करीब 70% चीजों की बिक्री उन पैकेट की है जो 5 या 10 रुपए में आती है। इस सामान की बिक्री पर भी असर होने लगा है। इसी जनवरी की रिपोर्ट है कि दिसंबर तिमाही में एफएमसीजी कंपनियों के मार्जिन और मुनाफे के कम होने के अनुमान, सिंगल डिजिट में आय बढ़ने का अनुमान। तो पिछले साल दावा किया जा रहा था कि त्योहारों के मौसम में मांग बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अखबार के अखबार ऐसी कल्पनाओं से भरे थे, हेडलाइनें मोटी पड़ी थीं कि त्योहारों में बिक्री बढ़ेगी, त्योहारों के बीतने के बाद उसकी बात बंद। जाहिर मांग नहीं बढ़ी। त्योहारों में तो वैसे ही खरीदारी बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था को कोई सहारा नहीं मिला। इस तरह की हेडलाइन को अब कोई नोटिस भी नहीं लेता। ना ही इस बार के लेख में दिवाली के समय की हेडलाइन के बारे में याद दिलाने की कोशिश की गई है कि दिवाली के समय शहरी किराना में गिरावट आई। जुलाई से सितंबर की तुलना करें तो 25 से 30% की कमी आ गई। इतनी भारी गिरावट को एक्सपर्ट 4 महीने के बाद के विश्लेषण में जगह भी नहीं देना चाहते। 12 लाख की सालाना आमदनी पर जीरो टैक्स के फायदे को लेकर एक्सपर्ट भजन गाने में लगे हैं। शहरों में मांग घटी है। भारत में जो लोग ज्यादा टैक्स देते हैं आमतौर पर शहर में रहते हैं। क्या 1 लाख हाथ में आने से वे वाकई खर्च करने लग जाएंगे? जिसे महीने का 6,500 का फायदा होगा, वह क्या क्या कर लेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था उससे उम्मीद लगाए बैठी है। इस पैसे से आप सेकेंड हैंड चीजें ही ले सकते हैं। जरा हिसाब भी लगाकर देखिए। देवदीप पुरोहित ने टेलीग्राफ में लिखा है कि 7.5 करोड़ आयकर दाताओं में से 2.8 करोड़ करदाताओं ने बाकी करदाताओं के मुकाबले ज्यादा टैक्स दिए। ये लोग शहरी हैं, इनकी आमदनी बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा है। सवाल है कि क्या इन्हें टैक्स में मिलने वाली छूट का उपभोग पर वह असर होगा जो वित्त मंत्री चाहती हैं। अगर उन्हें कुछ करना ही था तो उनके लिए करना था जो भारत में काम करने वाले लोगों का बड़ा हिस्सा है। ऐसे लोग टैक्स के दायरे से बाहर हैं और कम कमाई और महंगाई से बहुत परेशान हैं, जिनकी महीने की कमाई उसी महीने खत्म हो जाती है।
सरकार का ही आंकड़ा है कि पिछले कुछ सालों में काम करने वाले 59 करोड़ लोगों में से बड़ी संख्या की आमदनी में कमी आई है। आर्थिक सर्वे में भी दिखाया गया है आमदनी घटी है। 2017-18 में 12,000 से अधिक कमाने वाले का मोल 2023-24 में 9,000 से भी कम रह गया। इस तबके के लिए वित्त मंत्री ने क्या किया, किसी हेडलाइन में इसका शोर नहीं। जाहिर है कुछ खास नहीं किया होगा। देखते हैं गोदी मीडिया कब तक इसका ढोल पीटता है। जैसे ही इसकी आवाज सुनाई देनी बंद होगी, समझ जाइएगा प्रोपेगेंडा की हवा निकल चुकी है। गांव में मांग की हालत अच्छी नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी गई है, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। 2019 से ही 6,000 रुपए सालाना है, जबकि इस बीच महंगाई कितनी बढ़ गई। इस 6,000 का वास्तविक मोल घट चुका है। 2 बार से पीएम सम्मान निधि का बजट जस का तस है। यही नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बजट खास नहीं बढ़ा। गांवों को, किसानों को क्या मिला? कर्ज ज्यादा मिलेगा इसकी घोषणा हुई है। मनरेगा का हाल हमने वीडियो में बता ही दिया। दिसंबर महीने से ही मीडिया में माहौल बन रहा था इस बार के बजट में पीएम सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा। इन खबरों को याद कीजिए जिनसे आपके भीतर आशा का संचार किया जाता था। किसानों में उम्मीद बढ़ाई जाती थी कि 6,000 से बढ़कर 10,000 होने वाला है, लेकिन जब नहीं हुआ तो क्या इन अखबारों में कोई हेडलाइन बनाई गई? किस आधार पर यह खबरें लिखी जा रही थीं? एक आना पैसा नहीं बढ़ा। 1 महीना पहले से खबर कैसे छप रही थी कि 4,000 बढ़ जाएगा? ये कौन से जानकार थे और अब ये जानकार कहां लुका गए हैं, किसी को पता नहीं। मोदी के भारत में मीडिया माहौल बनाता है। बजट से पहले माहौल बनाया था, अब बजट के बाद माहौल बना रहा है। ऐसा वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जब इस देश में मीडिया डरा हुआ है तो एक्सपर्ट की हालत तो और खराब होगी। एक लेख में हमें सुकन्या बोस और एनआर भानुमूर्ति के एक रिसर्च पेपर का जिक्र मिला। 2013 में इनका रिसर्च पेपर आया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर जो खर्चा होता है उसका बहुआयामी असर ज्यादा होता है, उसकी तुलना में टैक्स में कटौती करने का बहुआयामी असर कम होता है। इस बात का जिक्र हमें एक लेख में मिला, वो भी आखिर में। ऐसा लगता है कि एक्सपर्ट ने याद दिला दिया, जनता पाठक आप खुद भी समझो, बाकी हम इसकी तारीफ के पुल बांधकर अपनी जान छुड़ाते हैं। मूल बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ चुकी है। भारत के कॉरपोरेट को इसकी कहानी में अगर विश्वास होता तो वह 1 लाख करोड़ के टैक्स छूट को हर साल जमकर निवेश में लगाता और जोखिम उठाता, लेकिन कॉरपोरेट ने भी हाथ बांध लिए हैं। इस हालत में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है महाकुंभ में 2 लाख करोड़ का कारोबार होगा। काफी बड़ी राशि है। अगर इस तरह के दावे में जरा भी सच्चाई है तो भारत सरकार को हर राज्य में कुंभ जैसा मेला लगाना चाहिए, एक मेला मंत्रालय बना देना चाहिए। 50-60 लाख करोड़ का बिजनेस केवल मेला से आ जाएगा। ना भी आए तो कोई बात नहीं, आप मान लीजिए कि आ गया है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि आप मान लें कि नेहरू के समय 12 लाख कमाने वाला और आज 12 लाख कमाने वाला एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नेशनल वाइस चांसलर जब ऐसा चाहते हैं तो मान लीजिए, बस हमारा वीडियो पूरा देख लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।